नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आज बुलेटिन में आपको बताएंगे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना वायरस के मामलों और संक्रमण को रोकने के उपायों की समीक्षा के लिए आज एक अहम बैठक की और ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई थी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। साथ ही बुलेटिन में आपको ये भी बताएंगे कि देश में कोरोना संक्रमण की टेस्टिंग बढ़ाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और इसके तहत अब कोरोना के टेस्ट के नतीजे सिर्फ 15 से 30 मिनट में आ जाएंगे। साथ ही हम कोरोना वायरस की स्थिति देश और दुनिया में कैसी है, इस पर भी नजर डालेंगे। बाकी अन्य अहम खबरें भी आपको बताएंगे बुलेटिन में। बने रहिए हमारे साथ। आइए शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। ऐसे में स्थिति की समीक्षा के लिए आज एक अहम बैठक हुई। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुलाई थी। इस बैठक में कई राजनीतिक दलों के नेता शामिल हुए। इस दौरान दिल्ली में मौजूदा स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने को लेकर उठाए जाने वाले कदमों पर चर्चा हुई। सभी दलों की तरफ से कोरोना की रोकथाम के लिए एक साथ मिलकर काम करने पर सहमति जताई गई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनाए जा रहे तमाम सुरक्षात्मक उपायों के बावजूद राजधानी दिल्ली में स्थिति बेकाबू हो रही है। ऐसे में दिल्ली में टेस्टिंग बढ़ाने और संक्रमण का पता लगाने के लिए जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में सोमवार को हुए सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया। दिल्ली में 20 जून से प्रतिदिन 18,000 टेस्ट किए जाएंगे। साथ ही कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर ट्रेसिंग और मैपिंग होगी। 15 दिन के बाद दिल्ली के लिए 500 अतिरिक्त रेलवे कोच भी उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके बाद दिल्ली में कोरोना से संक्रमित मरीजों के लिए दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और रेल कोचों को मिलाकर 37,000 बेड की व्यवस्था करेगी। अमित शाह ने दिल्ली में कोरोना स्थिति को काबू में करने के लिए दिल्ली सरकार और सभी राजनीतिक दलों को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि सभी दलों की एकजुटता से जनता में विश्वास बढ़ेगा और दिल्ली की स्थिति जल्द ही सामान्य होगी। अमित शाह ने अपील करते हुए कहा कि राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता ये सुनिश्चित करें कि केंद्र सरकार द्वारा दिल्ली की जनता के लिए किए गए फैसलों का जमीनी स्तर तक कार्यान्वयन हो। बैठक में बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश स्तरीय नेताओं ने भाग लिया। सभी दलों की तरफ से महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए। बीजेपी ने कोरोना का परीक्षण शुल्क 50% माफ किया जाने की मांग की थी, जिसे केंद्रीय गृह मंत्री ने मंजूरी दे दी। भारतीय जनता पार्टी की पहले से ही जो बात थी कि इस कोरोना संकट को अच्छी तरह हैंडल किया जाए, बेड्स की संख्या बढ़ाई जाए, कोविड के जो पेशेंट हैं जिनकी टेस्टिंग होती है वो टेस्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये बात उन्होंने भी कहा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कराएंगे। मेरा इसमें ये कहना है कि प्राइवेट लैब में टेस्टिंग हो तो उसमें प्राइसिंग 50% डिमांड है हमारी कि 50% उसके रेट वेव ऑफ किए जाएं, जिसके कारण से लोगों को दिक्कत होगी वो कम होगी। इस बात पर भी चर्चा की गई कि टेस्टिंग और ट्रेसिंग नीति के जरिए ही उपचार संभव है। केंद्रीय गृह मंत्री ने आश्वासन दिया कि नई ट्रेसिंग पॉलिसी के तहत सभी को टेस्टिंग का अधिकार होगा। बैठक में कोरोना वॉरियर्स के परिजनों के लिए मुआवजा देने की मांग भी उठाई गई। साथ ही ये भी कहा गया कि जिस परिवार में किसी सदस्य को कोरोना संक्रमण हुआ हो, उन्हें एक निश्चित राशि की आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। महासंकट के समय में, इस वैश्विक महामारी के समय में हम सबको एकजुट होकर इस बीमारी से लड़ना है। ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी, ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी, वेंटिलेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इस बीमारी को हराने के लिए हर वो इंतजाम जो इस संक्रमण से लड़ने के लिए पूरी दुनिया में हो रहा है, भारत को उसकी पूरी तैयारी करनी चाहिए। मेडिकल स्टूडेंट्स की हमने उनके सामने सजेशन रखे हैं जो अंतिम सेमेस्टर में हैं, जो बच्चे MBBS या दूसरे B फार्मा वगैरह कर रहे हैं, उनको हमने कहा कि उनका प्रयोग करिए। आप उन बच्चों को हौसला दीजिए और उनकी जो सेवाएं हैं, मैं समझता हूं आने वाले वर्षों तक जानी जाएंगी। उनका योगदान सरकार को लेना चाहिए। केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव प्रीति सूदन और दिल्ली सरकार के कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे।
इस बीच दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की अटकलों को खारिज करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ किया है कि प्रदेश सरकार की ओर से फिलहाल ऐसी किसी तरह की योजना नहीं है। दिल्ली में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 41,000 के पार पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना के 2,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। कोविड-19 की वजह से दिल्ली में 1,300 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। चिंता की ये बात भी है कि दिल्ली में कोरोना से मौत की दर 3.3% है, जो राष्ट्रीय औसत 2.9% से ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली के अस्पतालों में स्थिति का जायजा लेने भी पहुंचे। इस दौरान अमित शाह के साथ केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव भी साथ रहे। अस्पताल दौरे पर अमित शाह ने मरीजों के लिए इलाज की सुविधाओं के बारे में जानकारी ली। राजधानी दिल्ली में कोविड-19 की बढ़ती रफ्तार पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगे आए हैं। दिल्ली में कोरोना की स्थिति पर सर्वदलीय बैठक के बाद अमित शाह ने सोमवार को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का दौरा किया। इस औचक निरीक्षण में केंद्रीय गृह मंत्री ने LNJP अस्पताल में कोविड-19 स्थिति से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान अमित शाह ने अस्पताल में तैनात डॉक्टरों और कर्मचारियों से बातचीत भी की। अस्पताल प्रशासन की तरफ से केंद्रीय गृह मंत्री को कोविड-19 रोगियों के उपचार से जुड़ी जानकारी, मरीजों और कोरोना की वजह से जान गंवाने वाले मरीजों की तादाद और दिल्ली के बाहर से आने वाले रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने के बारे में जानकारी दी गई। उन्होंने टेस्टिंग लैब और वार्डों का भी निरीक्षण किया। आपातकालीन सुविधाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन को हिदायतें भी दी गईं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए LNJP सबसे बड़ा अस्पताल है। उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे के बाद अस्पतालों में कोविड-19 की चुनौती से निपटने के लिए व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए मरीजों को राहत देने के लिए आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर बड़ी संख्या में आइसोलेशन कोचों की तैनाती हो रही है। जरूरी उपकरणों और सुविधाओं से लैस ये आइसोलेशन कोच आनंद विहार रेलवे स्टेशन के सभी 7 प्लेटफॉर्मों पर तैनात हो रहे हैं। 16 जून से आनंद विहार से अगले आदेश तक कोई यात्री ट्रेनों की आवाजाही नहीं होगी। यहां से चलने वाली सभी ट्रेनों को मंगलवार से पुरानी दिल्ली स्टेशन से चलाया जाएगा। मुसाफिरों को स्टेशन में बदलाव की सूचना SMS से दी जा रही है। रेलवे ने पहले ही शकूर बस्ती डिपो में 54 आइसोलेशन कोचों की तैनाती कर रखी है। दिल्ली आनंद विहार स्टेशन के ऊपर 500 कोचेज नहीं लगाए जा रहे हैं। दिल्ली एरिया के अंदर 500 कोच भारत सरकार दिल्ली गवर्नमेंट को उपलब्ध करवा रहा है। ये 500 कोचेस डिफरेंट स्टेशंस के ऊपर रहेंगे, जिसमें से 50 कोचेस ऑलरेडी शकूर बस्ती में प्लेस कर दिए गए हैं। करीब 900 बेड उसमें ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके अलावा 170 से 180 कोचेस आनंद विहार में रहेंगे और बाकी के किसी तीसरे स्टेशन के ऊपर ये रहेंगे। तो कल तक ये सारे के सारे 250 कोचेस जो है वो इन पोजीशन होंगे। देश में कोरोना वायरस के संक्रमण के मामले भले ही 3,30,000 के पार पहुंच गए हैं, लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले लोगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। रिकवरी रेट सुधरकर 51% से ज्यादा हो गया है। कोरोना आंकड़ों पर नजर डालें तो देश में अब तक कोरोना के 57,74,133 सैंपल टेस्ट किए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 1,15,519 नमूनों की जांच हुई है। इसमें से 11,502 लोग पॉजिटिव मिले हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 7,418 रोगी कोरोना से मुक्त हुए हैं। कुल 1,69,000 से ज्यादा रोगी अब तक ठीक हो चुके हैं और देश में कोविड-19 महामारी के रोगियों के स्वस्थ होने की दर 51.07% हो गई है। वहीं देश में कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,32,424 हो गई है। इनमें सक्रिय मामलों की तादाद 1,53,106 है। कोरोना वायरस की वजह से जान गंवाने वालों का आंकड़ा देखें तो पिछले 24 घंटों में 325 लोगों की इस वायरस से मौत हुई है। इसके बाद देश में कोरोना की वजह से कुल मृतकों की संख्या 9,520 हो गई है।
अब बात करते हैं मुंबई की लाइफलाइन लोकल ट्रेन की। आज से मुंबई में लोकल ट्रेन फिर से शुरू हो गई है। हालांकि फिलहाल ये जरूरी सेवाएं से जुड़े लोगों के लिए ही शुरू हुई है, लेकिन इस खबर से मुंबई के लोगों में उत्साह का माहौल है। वहीं इस राहत भरी खबर के साथ बात उन राज्यों की भी करेंगे जहां तेजी से लोग कोरोना वायरस को मात दे रहे हैं और रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। मुंबई शहर अपनी रफ्तार के लिए जाना जाता है और मुंबई को तेजी देने का काम करती है लोकल ट्रेन। सोमवार को मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन फिर से दौड़ी। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों के लिए, आम लोगों के लिए फिलहाल ये सेवा शुरू नहीं हुई है। कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन के कारण काफी समय पहले इस सेवा को बंद कर दिया गया था। बहुत कन्वीनियंट हो गया अगर ट्रेन चालू हो गया तो। काफी राहत हो गई है। जी हाँ, ट्रेन में लोकल ट्रेन में सोशल डिस्टेंस का कितना ध्यान दिया जा रहा है? बहुत सभी लोग बैठ रहे हैं, एक सीट पे एक बैठ रहा है। मैं भाईंदर से आया हूँ, 4 घंटे से बस से जा रहा हूँ, लेकिन आज से ट्रेन चालू हो गए तो 1 घंटे में आ गए। तो काफी राहत हो गई। अच्छा लगा, ट्रेन चालू हो गए। मुंबई की लाइफलाइन के बाद बात करते हैं कैसे देश के कोरोना वायरस को मात देने की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। देश कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का रिकवरी रेट जहां 50% के पार पहुंच गया, वहीं 10,000 से ज्यादा मामलों वाले राज्यों के रिकवरी रेट और कोरोना मामलों पर नजर डालें तो इनमें राजस्थान में अभी तक 12,694 मामले सामने आए हैं। इनमें से 9,566 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं राजस्थान का रिकवरी रेट देखें तो ये 75% को पार कर गया है। उसके बाद मध्य प्रदेश में ठीक होने वाले मरीजों का आंकड़ा 71% के पार पहुंच गया है। राज्य में 10,802 कोरोना वायरस संक्रमण के मामले सामने आए हैं, जिनमें से 7,677 लोग ठीक हो चुके हैं। गुजरात में कोरोना को मात देने का आंकड़ा 69% के करीब पहुंच चुका है। गुजरात में अभी तक 23,544 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 16,325 लोग कोविड-19 को मात दे चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना को हराने वालों का आंकड़ा 60% है। राज्य में 13,615 संक्रमण के मामलों में से 8,268 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच ये खबरें राहत भरी हैं। कोरोना रोगियों की रिकवरी दर बढ़कर 50% के पार पहुंच चुकी है। इससे पता चलता है कि जितने भी मामले हैं, उनमें से आधे मरीज इस रोग से पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कोरोना के बढ़ते मामलों पर लगाम लगाने के लिए राज्य अपने स्तर पर कदम उठा रहे हैं। तमिलनाडु में भी कोरोना संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में दोबारा से सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला लिया है। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 4 जिलों में शुक्रवार से सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया है। ये लॉकडाउन 19 जून से 30 जून तक लागू रहेगा। जिन 4 जिलों में सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया है, उनमें चेन्नई, कांचीपुरम, चेंगलपट्टू और तिरुवल्लुर शामिल है। राज्य के मुख्यमंत्री ई पलानीसामी ने कहा कि दुकानों को सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुला रखने की अनुमति होगी। उन्होंने पूर्ण लॉकडाउन वाले इलाकों में रहने वाले सभी राशन कार्ड धारक परिवारों को 1,000 रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा की। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों के बीच टेस्टिंग बढ़ाने के लिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए एडवाइजरी जारी की है और इसके तहत अब कोरोना के टेस्ट के नतीजे सिर्फ 15 से 30 मिनट में आ जाएंगे। ICMR ने RT-PCR के साथ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के इस्तेमाल की बात कही है। ICMR ने कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने के लिए रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस टेस्ट किट से करीब 99 से 100% तक नतीजे सही आते हैं। इससे कोरोना का टेस्ट सिर्फ 15 से 30 मिनट में हो जाएगा। एडवाइजरी में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में रैपिड एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट किट के जरिए जांच की जाए। बुखार के लक्षण वाले हर व्यक्ति का टेस्ट किया जाए और किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आए लोगों का भी टेस्ट किया जाए। कंटेनमेंट जोन में रहने वाले हाई रिस्क ग्रुप जैसे कैंसर और किडनी के गंभीर मरीजों का भी टेस्ट किया जाए। बुखार के लक्षणों के साथ अस्पताल में आने वाले मरीजों का टेस्ट किया जाए। ऐसे हेल्थ केयर वर्कर जिनमें संक्रमण की आशंका है, उनका भी टेस्ट किया जाए। हाई रिस्क ग्रुप्स जैसे कि कैंसर या किसी और गंभीर बीमारी से पीड़ित मरीजों का भी टेस्ट किया जाए।
अगर सैंपल नेगेटिव आता है तो RT-PCR टेस्ट के जरिए दोबारा कंफर्म किया जाए। अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसे पॉजिटिव ही माना जाए, दोबारा टेस्ट की जरूरत नहीं है। परीक्षण किट को 2 डिग्री से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रखा जाता है। इस एंटीजन टेस्ट के लिए स्वैब का सैंपल लिया जाता है, जैसे RT-PCR टेस्ट में होता है। ये टेस्ट किट दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ने तैयार किया है, जिसे गुरुग्राम में बनाया जा रहा है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। अब बात दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। दुनिया भर में तकरीबन 79 लाख से ज्यादा लोग कोविड-19 वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। कई देशों में कोरोना वायरस का कहर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते अब तक 4,32,000 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। हालांकि कई देशों ने अपने यहाँ मामलों में कमी देखते हुए यात्रा प्रतिबंधों में ढील देना शुरू कर दिया है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच ऐसे भी कई देश हैं जहां संक्रमण के मामलों में कमी आई है। इसको देखते हुए फ्रांस सरकार ने आज से आंतरिक यूरोपीय सीमाओं पर यात्रा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है। वहीं ग्रीस ने भी 29 देशों के पर्यटकों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं। जर्मनी ने भी आज से यात्रा प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की है। वहीं कोरोना संक्रमण से दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका में जानलेवा वायरस से मरने वालों की संख्या अब 1,17,000 से अधिक हो गई है। अमेरिका में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 21,62,000 के करीब हो गई। अमेरिका के बाद सबसे खराब हालत ब्राजील की है, जहां कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद 8,67,000 से ऊपर पहुंच गई है। वहीं कोरोना से मौत के मामले में भी ब्राजील दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। ब्राजील में कोरोना महामारी की वजह से करीब 43,389 लोगों की मौत हुई है। तीसरा नंबर रूस का है। रूस में कोविड-19 के कुल मरीजों की संख्या 5,37,000 से ज्यादा हो गई है और इनमें 7,000 से ज्यादा लोगों की जान गई है। भारत के बाद 5वें नंबर पर ब्रिटेन है। यहाँ 2,95,889 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 41,500 से ज्यादा है। इसके बाद स्पेन है, जहां मामलों में कुछ कमी आई है, जहां कोरोना वायरस ने 2,91,000 से ज्यादा लोगों को अपनी चपेट में लिया है। संक्रमण की वजह से मरने वालों का आंकड़ा 27,000 के पार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 दिनों तक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे। ये बातचीत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। प्रधानमंत्री की राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत का ये 6ठा दौर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से 6ठी बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। 2 दिन तक होने वाली इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना के मामलों की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्रियों से अनलॉक 1 का फीडबैक भी लिया जा सकता है। अनलॉक 1 के तहत नागरिकों और व्यापार के लिए कई छूट दी गई है, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिले। प्रधानमंत्री की 16 जून को 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। इनमें पंजाब, असम, केरल, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप शामिल हैं। जबकि 17 जून को 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत होगी। इनमें महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और ओडिशा शामिल है। इन राज्यों में कोरोना वायरस के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत का ये 6ठा दौर होगा। उनकी पिछली बार मुख्यमंत्रियों से 11 मई को बातचीत हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का है। दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। राजनाथ सिंह ने ये बातें जनसंवाद रैली के माध्यम से उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने कहा कि भारत के कोरोना से लड़ने के उपायों की WHO द्वारा भी सराहना की जा रही है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के नेपाल के साथ रिश्तों को ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि नेपाल के साथ हमारे केवल सामाजिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक रिश्ते भी हैं। भारत नेपाल का रिश्ता रोटी बेटी का है। दुनिया की कोई भी ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती। भारत और नेपाल मिलकर सभी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। भारत और नेपाल के बीच का जो रिश्ता है यह कोई सामान्य रिश्ता नहीं है। भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता, तो मेरे बहनों भाइयों, यह रोटी और बेटी का हमारा यह रिश्ता है। दुनिया की कोई ताकत इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकती है। जनसंवाद रैली के माध्यम से उत्तराखंड के बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि कोरोना से लड़ने के उपायों की सभी देशवासियों ने तारीफ की है। साथ ही कई देशों के अलावा WHO द्वारा भी इसकी सराहना की जा रही है। भारत के स्वास्थ्य सुरक्षा के ढांचे को जिस तरीके से चुस्त दुरुस्त इतनी जल्दी करने का काम हमारी सरकार ने किया है कि बहनों भाइयों, आज हम केवल PPE बना नहीं रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी PPE अब एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। यह कामयाबी हमारी सरकार ने हासिल की है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया में 9वें स्थान पर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ 5 साल के भीतर इसे 5वें स्थान पर लाने में सफल रहे। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में भारत को दुनिया के शीर्ष 3 देशों में लाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इस बीच सूत्रों के मुताबिक सीमा मसले पर नेपाल की तरफ से की जा रही एक तरफा दावेदारी को भारत ने पहले ही ठुकरा दिया है, लेकिन इस मसले पर भारत के साथ बातचीत के लिए नेपाल को सकारात्मक माहौल बनाना होगा, क्योंकि अभी तक भारत ने नेपाल की तरफ से वार्ता की हर पेशकश को सकारात्मक तरीके से स्वीकार किया है। भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च हो गया है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज इंडियन गैस एक्सचेंज की शुरुआत की। इसके जरिए देश में एक कुशल और मजबूत गैस बाजार और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गैस एक्सचेंज के लॉन्च के मौके पर कहा कि इसने भारत के ऊर्जा इतिहास में एक नया अध्याय खोला है और देश को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद की है। India is very much active on the different field of energy transition to have more sustainable energy, to have more affordable energy. Energy must be accessible to all its citizens. Energy must be efficient. Energy must be secured for the longer period. With all this 5-point approach, we will achieve the energy justice, which will have its impact for the citizen of this country and to the global community. विदेश में नौकरी कर रहे प्रवासियों की बेहतरी सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार विदेशी सरकारों के साथ बातचीत कर रही है, ताकि प्रवासी भारतीयों को यात्रा सुगमता के साथ साथ बेहतर अवसर उपलब्ध हों। साथ ही विदेशों में मौजूद भारतीयों को कोविड-19 के नकारात्मक आर्थिक प्रभाव से सुरक्षा मिले, इसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भारत विश्वसनीय, प्रतिभा और प्रतिस्पर्धी कौशल का आज एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उन्होंने सोमवार को प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स यानी प्रवासियों के संरक्षकों के 3रे वार्षिक सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए संबोधित किया। विदेश मंत्री ने कहा कि विश्व के साथ भारत के संबंधों का सार मानव संसाधन है। उन्होंने बताया कि सरकार की कोशिश भावी प्रवासियों को बेहतर अवसर और कल्याणकारी उपाय मुहैया कराना है। The focus of the government has been to provide better opportunities and welfare measures to prospective migrants. We have therefore been engaged in negotiations with foreign governments through migration and mobility agreements, protection of social security contributions, and integration of migration platforms to provide skill matching and better remuneration. विदेश मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 6 वर्षों में प्रवासी भारतीयों के हितों के बढ़ावा देने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने ये भी कहा कि विदेशों में भारतीय प्रतिभाओं पर कोरोना संकट के नकारात्मक आर्थिक परिणामों को अप्रभावी करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
विदेश मंत्री ने कहा कि प्रवासियों के संरक्षकों को कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने की चुनौती से निपटने के लिए आगे आना चाहिए। We are currently focused on ensuring that the negative economic consequences of the pandemic on our talent and skills abroad is mitigated. That is influenced not only by the quality of our various bilateral relationships, but the overall helpful approach that we have displayed in regard to health and economic requirements of our partners. It is imperative that we recover our market share as quickly as possible. The coming months will see dedicated efforts in that direction. इसके अलावा विदेश मंत्री ने बताया कि भारत सरकार प्रवासियों से संबंधित डेटाबेस को और बेहतर बना रही है। इसके जरिए उन लोगों का पता लगाने में मदद मिलेगी जो विदेश में हैं और जिन्हें किसी भी तरह की मदद की जरूरत है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि डेटाबेस की मजबूती से भारत के साथ साथ संबंधित देशों की सरकारों को भी सहयोग मिल सकेगा। प्रोटेक्टर्स ऑफ इमिग्रेंट्स यानी प्रवासियों का संरक्षक विदेश मंत्रालय का एक ऐसा अंग है जो रोजगार के लिए विदेशों में जाने वाले भारतीयों की हितों की रक्षा के लिए काम करता है। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान में इस्लामाबाद स्थित भारतीय दूतावास के 2 अधिकारियों के आज सुबह अचानक लापता होने की खबर आई। इसके बाद अब भारत सरकार हरकत में आई तो पाकिस्तान की तरफ से इन अधिकारियों को गिरफ्तार किए जाने की बात कही गई है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए राजधानी दिल्ली में विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों को समन जारी किया और कहा कि भारतीय अधिकारियों को तुरंत रिहा किया जाए। इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के 2 अधिकारियों को गिरफ्तार किए जाने के मामले में भारत ने दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग के एक्टिंग हाई कमिश्नर को सोमवार को तलब किया। भारत की तरफ से इस मामले में डिमार्श जारी किया गया है। भारत ने स्पष्ट किया है कि जिन भारतीय अधिकारियों को इस्लामाबाद में हिरासत में लिया गया है उनसे किसी तरह की पूछताछ नहीं की जाए और उनका उत्पीड़न भी नहीं हो। भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि जिन अधिकारियों को पकड़ा गया है उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी पाकिस्तानी अधिकारियों की है। भारत ने यह भी कहा है कि दोनों भारतीय अधिकारियों को आधिकारिक कार के साथ उच्चायोग वापस भेजा जाए। सोमवार सुबह पाकिस्तान से इन भारतीय अधिकारियों के लापता होने की खबर आई थी, जिसके बाद से भारत ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से इन अधिकारियों का फौरन पता लगाने के लिए कहा था। कुछ दिन पहले ही एक खबर यह भी आई थी कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के एजेंट्स ने भारतीय राजनयिक गौरव अहलुवालिया की कार का पीछा किया। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया था। भारत ने इसके खिलाफ पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय से विरोध भी दर्ज कराया था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब बात करते हैं मॉनसून की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून तेज गति के साथ आगे बढ़ रहा है और पश्चिम भारत के साथ मध्य भारत के ज्यादातर इलाकों में पहुंच चुका है। मॉनसून आज महाराष्ट्र के सभी हिस्सों के साथ मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ और झारखंड के अधिकांश हिस्सों और बिहार के कुछ हिस्सों में पहुंच गया है। इससे इन राज्यों में अगले 24 घंटों में मूसलाधार बारिश होने की उम्मीद है। दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की वजह से महाराष्ट्र के अधिकांश भाग में वर्षा हो रही है। मुंबई के साथ आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले कुछ दिनों में पश्चिमी तट पर बारिश में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ इलाकों में आज भी हल्की से भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान भारी बारिश हो सकती है। दूसरी तरफ बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है और इसके 19 जून तक तट पर पहुंचने का अनुमान है। तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। इसके अलावा झारखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मॉनसून के विस्तार के लिए परिस्थितियां अनुकूल बन रही हैं। यहां अगले 48 घंटे में मॉनसून के दस्तक देने की उम्मीद है। हालांकि उत्तर भारत के कई हिस्सों में मौसम गर्म और उमस भरा बना हुआ है। दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में लोगों को अभी भी मॉनसून के आने का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सकारात्मक रहें, कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए सभी सावधानी बरतें, अपना ख्याल रखें। नमस्कार।